बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं आपका होस्ट हमजा शफीक। तो जनाब, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे वही बात जो पूरी दुनिया कर रही है, क्रिकेटिंग नेशंस कर रहे हैं। बाबर आजम क्रिकेटर ऑफ द ईयर अनाउंस हुए हैं और इस हवाले से जो उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, जिस तरह से उन्होंने साल 2022 में क्रिकेट खेली है, 9 ODIs खेले हैं, उसमें क्या एवरेज रही, किस तरह की परफॉर्मेंसेज रही, पहले वो देख लेते हैं। देन फिर सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे कि वो बाबर का फ्यूचर किस तरह से देख रहे हैं। जनाब, सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले वेलकम टू द शो भट्ट साहब। भट्ट साहब, पूरी दुनिया मान रही है बाबर आजम ग्रेट प्लेयर हैं, क्रिकेटर ऑफ द ईयर दूसरी दफा, 21 में भी 22 में भी, लेकिन एक लॉबी ऐसी है जो कि अभी भी उसमें से भी कुछ कीड़े निकाल रही है। मैं आपको बता दूं, 9 इनिंग्स खेली हैं, जिसमें से 8 इनिंग्स में 50+ है बाबर आजम का। क्या देख रहे हैं, किस तरह से आखिर बाबर क्या करे कि वो लोग माने कि भाई वाकई बाबर एक बड़ा खिलाड़ी है? देखिए, वो कौन है, वो इग्नोर करे उन्हें, वो कौन है, उनकी क्या अहमियत है? जो भी लोग नहीं मान रहे, हो सकता है अपने घर वालों की भी ना मानते हों, क्या जरूरत क्या है उन पर तवज्जो देने की? और उनके क्रेडेंशियल्स क्या हैं जो नहीं मान रहे? वो क्रिकेट से ताल्लुक क्या है उनका? ठीक है, खाली मैच देखने से आप एक्सपर्ट बन गए? बात यह है कि एक क्रिकेटर है, सारी दुनिया में उसने रन्स किए हैं, तो पूरी दुनिया उसको एक्नॉलेज कर रही है, वो पाकिस्तान का कप्तान है, वर्ल्ड का टॉप प्लेयर है, क्रिकेटर ऑफ द ईयर है ICC का। तो इससे बढ़ के क्या एक्नॉलेजमेंट है? अगर उसमें 2 4 6 का ग्रुप जो है जिनको नहीं समझ आ रही, तो फिर कोई बात नहीं है, जब आ जाएगी इंशाल्लाह तो वो भी ठीक हो जाएंगे। बाबर की एवरेज 84 की एवरेज से खेल रहे हैं, 9 वनडे खेले उन्होंने 22 में, जिसमें से 8 वनडे जीते हैं उनकी कप्तानी में भी, और 679 रन्स बनाए बाबर ने उन 9 मैचेस में। ठीक है, इसके साथ साथ 2021 में कुछ एवरेज उनकी मुनासिब नहीं थी, फिर भी बेहतर थी। 67 रन्स की एवरेज से वो खेले थे और 405 रन्स बनाए थे टेस्ट क्रिकेट ओवरऑल। हाँ जी, जिसमें 2 सेंचुरियां भी शामिल हैं। ODIs की बात कर रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, तो ये क्या देख रहे हैं आप? अगर जिस तरह से बाबर ने इंप्रूव भी किया है, 84 की एवरेज पे आ गए 67 से, और अब मजीद क्या चाहिए बाबर? देखिए, बैटिंग में तो कोई डाउट नहीं है, बैटिंग में तो आउटस्टैंडिंग जा रही है उनकी परफॉर्मेंसेज। यस, कुछ लोग उनकी कैप्टनसी को लेकर फिक्रमंद हैं और बहुत दूर तक फिक्र चली गई है उनकी, विच इज़ इररेलेवेंट एट द मोमेंट, बिकॉज डू यू हैव अनदर चॉइस? क्या आपके पास कोई ऐसी चॉइस है जो ऑटोमेटिकली टीम के अंदर फिट इन हो रही ऑटोमेटिकली, और वो लीड करने की कैपेबिलिटी भी रखती है? तो उसके बाद फिर ये शुरू हो सकती है ये बहस। और अदरवाइज इससे होगा क्या इस बहस से, कि आप टीम में अनरेस्ट फैलाएंगे, तो कि जो काम ठीक हो रहे हैं उनके अंदर भी हेजिटेशन आ जाएगी, डिसीजन मेकिंग में हेजिटेशन आ जाएगी। हर सुनने वाले हर बात जो सुनाई देगी, ऐसा लगेगा कि जैसे शायद ये किसी पर्पस और डिफरेंट पर्पस के लिए हो रही है। आई थिंक अनलेस यू हैव अ बेटर ऑप्शन, आपको इस बारे में बहस नहीं करनी चाहिए। एट द मोमेंट वो पाकिस्तान के ही नहीं, दुनिया के नंबर 1 बैटर है, और ICC ने उसको एक्नॉलेज किया। तो आई थिंक अपने लोगों को भी इसमें जो है थोड़ा सा मेरा ख्याल देख के थोड़ा कंसिडर कर लेना चाहिए कि हम किसको बात कर जी। हाँ, हम किसको बात कर रहे हैं। एक तरफ आप दुनिया में स्कोर किए कि एक्नॉलेजमेंट भी नहीं मान रहे, दूसरी तरफ आप 3 साल बाद सेंचुरी हो गई तो अब आप उसके पीछे पड़ जाए, तो आप अपना ही देख लेना कि आप किस तरफ को जा रहे हैं। बिल्कुल, बाबर आजम के लिए एक तैयार किया है जो अपने नहीं मान रहे, शायद इस तरह की परफॉर्मेंस देख के उन्हें यकीन आ जाए। तो जनाब, ये वो परफॉर्मेंसेस थी, ये वो कुछ रिकॉर्ड्स थे, कुछ एवरेजेस थी जो बाबर आजम के लिए हमने लोगों को दिखाई, उन लोगों को दिखाई कि बाबर आजम वाकई ही परफॉर्म कर रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर वो नहीं मानते, तो जैसा कि भट्ट साहब ने कहा कि उनकी तो शायद घर में भी ना मानी जाती हो, जिसकी वजह से वो इस तरह से क्या फर्क पड़ता है? हम नहीं मानते। बाबर आजम हमारे बेस्ट प्लेयर हैं और वो थे और रहेंगे भी, क्योंकि वो परफॉर्म कर रहे हैं। अनटिल अनलेस उनकी कोई परफॉर्मेंस खराब ना हो, तब तक हम बाबर को सपोर्ट करते ही रहेंगे, और उस लीन पैच पे भी हम बाबर को सपोर्ट ही करेंगे। ठीक है जी, बाबर पे बात होगी। बट साहब, थोड़ी सी बात कर ली जाए PSL के हवाले से। PSL की सेकंड फेज में जो ड्राफ्टिंग हुई है, जिसमें कुछ मुतबादिल प्लेयर्स लिए गए हैं, कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने नेशनल ड्यूटी के लिए कुछ पार्ट खेलना है PSL का, बाकी उन्होंने वापस चले जाना है। उस बारे में भी पूछ लेते हैं बट साहब से। सलमान भी, क्या देख रहे हैं आप इस तरह से बीच में छोड़ के जाना एक टीम के लिए कितना मुश्किल होता है अगर वो परफॉर्म कर रहा हो? जैसे पाकिस्तान में देखा जाए तो हैरी ब्रुक ने तो बिल्कुल ही हाथ खड़े कर दिए कि वो नेशनल ड्यूटी की वजह से नहीं आ रहे। इसके साथ साथ राशिद खान भी पार्शली अवेलेबल है। बात यह है कि डेफिनेटली टीम्स का कॉम्बिनेशन ज़रूर सफ़र करता है कि जब कोई परफॉर्मिंग प्लेयर बीच में से निकलता है अचानक, और मिड वे थ्रू द टूर्नामेंट आपको अपना कॉम्बिनेशन बदलना पड़ता है, और आपका लेट्स से एक
टॉप परफॉर्मेंस वाला प्लेयर जो है वो रिप्लेस हो रहा है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि नया आने वाला भी वैसे ही फॉर्म में कंटिन्यू करेगा या बाकी उसके साथ उसी तरह अडेप्ट कर जाएंगे। तो लेकिन फ्रेंचाइज क्रिकेट में चीज़ें चलती हैं। अभी देखे BPL हो रही है, पाकिस्तान के लड़के बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अब 2 तारीख उन सबको वापस बुला लिया PCB ने अपने इवेंट्स के लिए। तो ये फ्रेंचाइज क्रिकेट में ये पार्ट एंड पार्सल है। तो ये जब इनके लोग बैठते हैं ना, जिन्होंने ड्राफ्ट्स करने होते हैं, तो वो उनके जहन में वो वाले प्लेयर्स भी होते हैं जो पॉसिबल रिप्लेसमेंट्स होती हैं। तो ये कोई मेजर शिफ्टिंग है। लेकिन यस, अगर कोई प्लेयर इन हिमसेल्फ एक बड़ा ब्रांड है जिसको फ्रेंचाइज जो है जिसके ऊपर वो खिलाती भी है और फिर उसके ऊपर उनको वो एज अ टूल ऑफ मार्केटिंग भी यूज़ करती है, वैसे प्लेयर जब नहीं आते तो फिर ज़रा ज़्यादा लॉस होता है। सही। कंपैरेटिवली अगर देखा जाए, हैरी ब्रूक अगर नहीं आ रहे तो सैम ब्लिंग्स का इंतखाब किया गया है। देखा जाए इन दोनों में तो सैम ब्लिंग्स का मेरे ख्याल क्रिकेटिंग करियर उनसे ज़्यादा है। क्रिकेटिंग करियर ज़्यादा है, लेकिन इम्पैक्ट हैरी ब्रूक का बहुत शानदार है। आप टेस्ट क्रिकेट में देखे 3 मैचों में 300 किए यहाँ पे टेस्ट मैचेस में। लाहौर कलंदर के लिए पिछले साल 100 किया PSL में। और जो रेंज ऑफ शॉट्स है वो स्पिनर्स फास्ट बॉलर को एक जैसा खेलते हैं। सैम बिलिंग्स भी अच्छे प्लेयर हैं, बट जो इम्पैक्ट हमने देखा है हैरी ब्रूक का सिंस ये 1 साल के अंदर अंदर जो उन्होंने सारी क्रिकेट अपनी इंग्लैंड के लिए भी खेली है या फ्रेंचाइज क्रिकेट में, तो डेफिनेटली लाहौर कलंदर्स के जो वो उनका ना होना है वो सैम बिलिंग्स पे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई। इज गॉट बिग शूज टू फिल। बड़ी परफॉर्मेंस है हैरी ब्रूक। राशिद खान भी पार्शली अवेलेबल है, उन्होंने भी चले जाना है। इसके साथ साथ कौशल मेंडिस को ऐड किया गया लंका के, और डेड्सवेल हैं कोई शेन डेड्सवेल। देखिए एक चीज़ है कि राशिद खान नो डाउट एक बड़ा नाम है और T20 क्रिकेट के अंदर वो एक अहमियत रखते हैं। विकेट टेकर भी हैं, रन्स भी स्क्वीज़ करते हैं और प्रेशर गेम्स के अंदर फिर साथ जिस तरह की वो बैटिंग करते हैं, तो वो एक पूरा पैकेज है, एज अ फील्डर भी एज अ बैटर भी। लेकिन लाहौर कलंदर्स की एक टेंडेंसी है कि हर साल एक आधा बंदा इन्हें ऐसा भी मिलता है जो कि सरप्राइज करता है सबको। तो अगेन लेट्स होप कि कोई और बंदा जिसकी आपने बात किया डेड्स की जी, अगर वो आता है तो वो क्या करता है, बिकॉज ही इज़ अनहर्ड ऑफ। ऐसे ही पहले टिम डेविड आए थे, हैरी ब्रूक को भी यहाँ से हमने लाइमलाइट में आते देखा। बेन डंक जब आए थे वो परफॉर्म कर रहे थे अपनी नेशनल साइड के लिए? नहीं, वहां से तो वो तो सिस्टम से आउट थे। ही वुड नॉट प्ले फॉर ऑस्ट्रेलिया, चाहे वो पाकिस्तान में 1000 स्कोर भी कर देते PSL में, वो उन्हें पता था। एंड वो तो जब मैं भी उस वक्त टीम में था जिस साल उन्होंने बहुत परफॉर्मेंस दी थी, तो जब मैंने उनसे पूछा कि ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या चांस है, कहता नो मेट, देयर इज़ नो वे। तो वहाँ पर कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनका इंटरनेशनली वो डिसाइड कर चुके होते हैं कि इसने आना है या नहीं आना, क्योंकि वो जिससे उनका मैच पड़ा होता है। दैट से एलेक्स कैरी है या जो दूसरे उनके उस वक्त कीपर होंगे, टिम पेन थे, और फिर मैथ्यू वेड बड़ी परफॉर्मेंसेस कर रहे थे। तो वहाँ पे एक लाइन लगी हुई है बैकअप में प्लेयर्स की। सही। अच्छा, ये अगर बात कर ली जाए डेविड वीज़ा की, डेविड वीज़ा मेरा ख्याल लाहौर कलंदर से ही खेल के लाइमलाइट में आए। आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द की प्लेयर्स। ये इस टीम को एक बैलेंस प्रोवाइड करता है, स्पेशली अराउंड द वर्ल्ड। वो काउंटी क्रिकेट भी बहुत अच्छी खेलता है, T10 में बड़ा अच्छा खेला, फिर वो नमीबिया के लिए वर्ल्ड कप खेला, वहाँ पे भी स्टैंड आउट किया उसने अपनी परफॉर्मेंसेस से। और लाहौर की जो टीम है ना, इसका तो ये की फैक्टर है। आई थिंक जो उनके ओनर्स के बाद यही बंदा है जो पहले साल से साथ चल रहा है, और आके भाई मेरा 1 साल के बाद आए थे। तो ये वो 5-6 लोग हैं कि जो शुरू से जो सीजन 1 से डेविड वीज़ा लाहौर के लिए खेल रहे हैं। तो ये कह लीजिए कि बचपन से ही कलंदर है। ठीक है जी। जो चले आ रहे हैं, और एक टॉप परफॉर्मर है, बैलेंस प्रोवाइड करता है बॉलिंग में, फील्डिंग में, बैटिंग में। इज अ पर्सन हु गिव्स 100% एवरी टाइम। फुल इंटेंसिटी होती है, और आई थिंक हर कैप्टन की ड्रीम होती है कि इस तरह का एक प्लेयर उसकी टीम में हो। तो ये जो कॉम्बिनेशन इनका बन जाता है, शाहीन अफरीदी का, हारिस रऊफ का, और साथ जब डेविड वीज़ा का भी सपोर्ट मिल जाता है, कहीं ना कहीं वो अच्छे ओवर निकाल जाते हैं। देखिए जी, विकेट्स लेते हैं, क्रूशल विकेट्स भी लेते हैं। 2-3 दफ़ा तो उन्होंने लास्ट बॉल पे छक्का मार के मैच ख़त्म किया है। इनिंग्स भी खेलते हैं जब ज़रूरत पड़ती है। हाई इंटेंसिटी जो है उनकी, कह लीजिए कि बारी लेने का तरीका है कि वो जब आते हैं तो फंसा हुआ मैच अक्सर निकाल के ले जाते हैं। तो आई थिंक लाहौर के क्या चांसेस होंगे, लाहौर कहाँ तक जाता है, डेविड वीज़ा का बड़ा रोल होता है इसमें। अच्छा, सेम टीम चलती आई, आखिरकार सीजन 7 में ही कामयाबी मिली। क्या देख रहे हैं आप, कहाँ पर, आप तो 2 साल इस टीम का हिस्सा रहे हैं, कहाँ पर पहले मार खाते थे? देखिए उसकी डिफरेंट वजूहत हो सकती हैं। पहले साल में तो दे गॉट देयर कॉम्बोज एग्जैक्टली जो नहीं होता T20 में, वो वाले कॉम्बोज थे। मैं अब उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। कुछ प्लेयर थे जो T20 फॉर्मेट के लिए नहीं थे, तो वो स्टार्ट था उसमें। तमाम टीमों ने कोई हिट एंड ट्रायल, ज़ाहिर है पहला साल था, कुछ चीज़ें
फिर उसके बाद जब आकिब भाई आए, फिर इनका पाथवे प्रोग्राम बना, फिर 1-2 साल तो उन लड़कों को तैयार करने में लग गए जो इनके अपने प्रोडक्ट्स थे, जैसे हारिस हो गया, दिलबर हो गया, और कुछ लड़के थे, इरशाद, जो सलमान इरशाद हैं, हाँ जी, वो भी इनका प्रोडक्ट है। तो ऑब्वियसली जब आप किसी रॉ टैलेंट को स्पॉट करते हैं एंड यू स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग हिम एज अ प्लेयर और इस लेवल तक लाने के लिए, तो उसमें फिर 1-2 साल लगते हैं। और फिर जब ब्रेंडन मैकलम आए, तरीका उनका ठीक था क्रिकेट खेलने का, अप्रोच की वाइज, लेकिन जिस पिचों पे लाहौर कलंदर खेल रही थी दुबई में वो नहीं चल सकता। जिस तरह वो जाते थे पहले 4 ओवर में 50 रन, जब बॉल स्पिन शुरू होता था अगले 50 में टीम आउट हो जाती थी। वो अपना तरीका अडेप्ट नहीं कर पाए वहाँ पर खेलने का। तो वो जो टीमें वहाँ पे स्पिनर्स को डोमिनेट करती थी या स्पिन हैवी जिनके अटैक थे, उन्होंने डोमिनेट किया। तो आई थिंक लाहौर का क्रिस गेल भी इसी वजह से कामयाब नहीं हुए थे लाहौर। बिल्कुल, स्पिनर्स पे आके वो फंस जाते थे और लाहौर के पास कोई बहुत शानदार स्पिनर नहीं थे। उन्होंने ट्राई किए, यासिर शाह भी रहे, बिलाल आसिफ भी रहे, दूसरे भी आए, लेकिन वो उस तरह से सक्सेसफुल ना हो सके और स्पेशली बैटिंग से उन्हें उतने रन नहीं मिलते थे जितने वहाँ पर चाहिए होते थे। सही। अच्छा, अब थोड़ी सी बात कर लीजिए, पेशावर ज़ल्मी ने जो रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में लिया है, मुजीबुर रहमान है स्पिनर और पाकिस्तान के हारिस सुहेल हैं मिडल ऑर्डर बैटर जो है। मुजीबुर रहमान हमारी विकेट्स पे, पाकिस्तान के विकेट्स पे कामयाब बॉलर हो सकते हैं? देखिए, वो एक मिस्ट्री बॉलर है और बड़ा टाइट लाइंस पे नया बॉल करते हैं, तो डेफिनेटली चांसेस आर कि वो जिस बैट्समैन को उनका हाथ पिक नहीं होता उसके लिए वो ज़रूर प्रॉब्लम कर सकते हैं। बाकी अगर उनका हाथ को पिक कर लेते हैं लड़के तो फिर इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यूजुअली पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं मिस्ट्री बॉलर्स के आगे फंसते नहीं हैं, बड़ा कम होता है। कैरन पोलार्ड को लिया गया है मुल्तान सुल्तान की। आई थिंक ही इज अ वेरी गुड पिक। अच्छा, बड़ा सीजन कैंपेनर है, ह्यूजली एक्सपीरियंस, अभी परफॉर्म कर रहे हैं कैरन पोलार्ड। वो ही इज समवन यू कैन विन योर गेम ऑन हिज ओन। वो अपने ऊपर अकेला ही मैच जीत सकता है एक टीम में, वो इस तरह का है। और कराची किंग्स के लिए एक दफ़ा मुझे याद है आखिरी ओवर में कोई 20 से ज़्यादा रन उन्होंने कर दिए थे मैच जिताने के लिए। वेस्ट इंडियंस जितने भी हैं ना, वो ये वाली एक्स फैक्टर वाली कैपेबिलिटी है। और साथ फील्डर बड़े शानदार हैं, बाउंड्री पे कैच, एक तो कद इतना लंबा है और दूसरा लगता है गेंद चिपक गई है हाथ से, गेंद जाती ही नहीं हाथ से बाहर, इतना बड़ा बड़ा हाथ है। तो इमाद भट्ट जो है वो किसी टीम में फिट नहीं बैठ रहे, कभी वो पेशावर में हो जाते हैं, कभी कराची से खेलते हैं, कभी अब मुल्तान की तरफ से हैं, तो एक अच्छे बॉलर है। देखिए, एक डिसेंट ऑलराउंडर है। इस साल उसने अपनी बैटिंग भी बहुत इंप्रूव की और कदरे बेहतर डोमेस्टिक में बॉलिंग की है। ही नीड्स। डोमेस्टिक में कहाँ से खेलते हैं? ये खेलते हैं बलूचिस्तान के लिए, लेकिन अब देखें कहाँ से खेलेंगे। अब तो डिपार्टमेंट्स का कॉन्स्टिट्यूशन रिवाइव हुआ है और रीजन्स का, लेकिन अब मसला ये है कि ही नीड्स अ प्रॉपर उसको एक कंसिस्टेंटली मैच मिलने की ज़रूरत है। वो होता ही रहा है, कभी 2 खेल लिए, कभी 1 खेल लिया, पूरे मैच ना मिले, पूरा सीज़न ना मिला। प्लेयर की डेवलपमेंट के अंदर जब तक उसे फुल फ्लो के अंदर मैचेस ना मिले, सीज़न ना मिले, तो उसके कॉन्फिडेंस लेवल्स जो है वो एट टाइम्स उस तरह नहीं होते, वो शेकी रहता है। तो इमाद भट्ट को अगर कोई टीम पूरा सीज़न खिला दे तो मेरा ख्याल है टीमों के लिए भी आसानी हो जाएगी और इमाद भट्ट के लिए भी आसानी हो जाएगी। सही जी। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जफर गोहर और टॉम करन सैम करन के भाई जो हैं, पूरी दुनिया की लीग्स में उन्हें नहीं लिया जाता, लेकिन PSL में उन्हें कंसीडर किया गया है। क्या देखने किस तरह की परफॉर्मेंस उनकी रही है? देखिए, ये एक मीडियम फास्ट बॉलर हैं और यॉर्कर्स और स्लोअर वंस में उनके भाई बड़े कामयाब हैं। नहीं, वो तो सैम करन तो महंगा तरीन प्लेयर। हाँ जी, सैम करन तो साथ बैटिंग भी करते हैं, चेंज ऑफ पेस बड़ा अच्छा है। बट ये वाला जो भाई है, ऑब्वियसली इसकी उतनी बड़ी परफॉर्मेंसेज नहीं है, बट आई थिंक चॉइसेस शायद शॉर्ट होंगी या ये फिट इन होते होंगे उनके कॉम्बिनेशन में। इन 2 चीज़ों के ऊपर ही प्लेयर को लेते हैं। जफर गोहर जो है, जफर गोहर इज अ गुड पिक। पहले कराची से नहीं, ये कह लीजिए कि ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ ही। अच्छा। और इस दफ़ा ये रिटेन नहीं हुए, वरना मोस्टली ये रिटेन्ड होते थे। तो इस दफ़ा उन्होंने उसे बाद में पिक कर लिया है। ही इज़ अ वेरी डिसेंट लेफ्ट आर्म स्पिनर। काउंटी सीजन 2 साल से खेल रहे हैं पूरा, उसमें अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, साथ बड़ी डिसेंट बैटिंग भी कर लेते हैं, वेरी टैलेंटेड और होपफुली ही हैज़ अ गुड सीजन। सही। कराची में जनाब सप्लीमेंट्री में लिया बेन कटिंग और मूसा खान। देखिए, मूसा खान भी इस्लामाबाद यूनाइटेड से काफ़ी क्रिकेट खेली है। ही इज़ क्विक, तेज़ गेंद करते हैं, लेकिन स्किटी हैं, कोई ऑफ इन द एयर ऑफ द पिच कोई हाइट की वजह से बड़ी मूवमेंट नहीं है। तो एट टाइम्स जब वो सिर्फ जोर लगाते हैं तो बैट्समैन उनकी पेस इस्तेमाल करने में कामयाब रहते हैं। तो देखते हैं कि उन्होंने अपनी एक्यूरेसी में कितना फ़र्क डाला है। कंपैरेटिवली अगर देखा जाए मूसा खान और लाहौर के जो जमान हैं, इस जमान क्योंकि स्लिंगी एक्शन है, मलिंगा टाइप, तो वो एक डिफरेंट एंगल है, वो एक डिफरेंट वैरायटी प्रेजेंट करता है। एंड विद दैट एक्शन इट्स नॉट ईजी फॉर द बैटर्स। जो मूसा खान है वो तेज़ ज़रूर है, लेकिन वो कोई एज सच कोई डिफ़िकल्टी इन टर्म्स ऑफ एन एक्शन
या ऑफ द पिच कोई डिविएशन, कोई मूवमेंट होती हो, वो इतनी कोई ड्रास्टिक नहीं है। सलमान इरशाद का भी कुछ ऐसा ही एक्शन था जी, उनका भी एक्शन जो है वो राउंड आर्म है, तो वो भी खासा मुश्किल होता है पिक करना काफ़ी सारे प्लेयर्स के लिए, स्पेशली ऐसे बॉलर्स की फ्लोर वन बड़ी डिसेप्टिव होती है। और क्योंकि इस एंगल से बॉल करते हैं यहाँ से, तो एट टाइम्स जब बॉल का लेकर सीम के बजाय लेकर हिट करता है तो वो फ्लाई ज़्यादा करता है बॉल ऑफ द पिच। तो ये बेन कटिंग है, काइंड ऑफ डेविड वीज़ा परफॉर्मेंस उनकी उसी तरह ऑलराउंडर? नहीं, नॉट काइंड ऑफ डेविड वीज़ा। डेविड वीज़ा इज़ अ स्पेशल प्लेयर, उसकी जो परफॉर्मेंसेज हैं ओवर द इयर्स, बेन कटिंग वे अच्छा है, लेकिन कोयटा से खेले, उसके बाद पेशावर से भी खेले और अब कराची का रुख किया है। लेकिन अगर एक टीम 7 साल से एक प्लेयर को रिटेन कर रही है तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ है, टॉप क्लास परफॉर्मर, उसमें कुछ है। कैस अहमद को लिया गया जी कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से, और साउथ शकील कोयटा में। साउथ शकील इससे पहले कराची से खेल रहे थे। जी बिल्कुल, ये सिंध के लिए अभी ही वाज लीडिंग सिंध इन कायद आज़म ट्रॉफी, और डिसेंट प्लेयर हैं, और इन्हें मौका मिला कि T20 के अंदर अपनी जो PSL है इसके अंदर स्किल्स दिखाएं, तो आई विश हिम ऑल द बेस्ट। ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, बट T20 एक ऐसा फॉर्मेट है कि यू हैव टू हरी अप। देखते हैं वो कैसा इसमें रिस्पॉन्ड करते हैं। कैस अहमद अफगानिस्तान के लेग स्पिनर है, होबार्ट हरिकेन्स से भी ऑस्ट्रेलिया में भी बिग बैश खेले हैं, और ठीक है, अच्छे हैं, देखते हैं क्या करते हैं यहाँ पर। ठीक है जी। ये तो जनाब ये जो ड्राफ्ट्स हुए हैं, कुछ प्लेयर्स ने जल्दी निकल जाना है कुछ नेशनल ड्यूटीज़ की वजह से, और ये सारी अंडर 19 वर्ल्ड कप चल रहा है जी विमेन का। वहाँ पर पाकिस्तान जो है वो टॉप 6 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। क्या देख रहे हैं सलमान भाई? अंडर 19 लेवल पर भी यही है। नेशनल टीम तो चलो मेरे ख्याल कंसेक्टिव 5 मैचेस हम ऑस्ट्रेलिया से हार गए, ऑस्ट्रेलिया का टूर कर रहे हैं, 3 ODIs 2 T20 भी मेरा ख्याल हार चुके हैं। 97 का टारगेट दिया था, वो भी नाकाम हो गए। कहाँ पर मसला है? देखिए, इस मसले को हम इधर बहुत डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक पाकिस्तान वुमेन्स को सबसे ज़्यादा जो है ना डेडिकेटेड ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत है। अब पाकिस्तान में टोटल इतना बड़ा मुल्क है, इतनी सारी बच्चियाँ क्रिकेट खेलना चाहती हैं, और सिर्फ 3 टीमें हैं आपकी डोमेस्टिक। अब 3 टीमें, जो इसका मतलब है कि एट ए टाइम 2 मैच इकट्ठे नहीं होते आपके डोमेस्टिक, एक मैच ही चलता है, एक टीम फारिग बैठी होती है। अच्छा। सो अ कंट्री लाइक पाकिस्तान जो चाह रहा है कि वो ब्रेक थ्रू करे, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इंडिया के साथ टॉप लीग के अंदर जाए, तो आप 3 टीमों के साथ अपनी डोमेस्टिक करा रहे हैं। आप अपॉर्चुनिटी, मैं तो कह रहा हूँ जो डिपार्टमेंट्स वापस आ रहे हैं, आई थिंक क्रिकेट बोर्ड को इनसे बात करनी चाहिए कि ये 7 वुमेन्स की टीम भी बनाए और अंडर 19 की टीम भी बनाए, और प्रोफेशनल सेटअप के अंदर जो है ना ये लोग अपने मैचेस खेले, बिकॉज वो बिल्कुल एंटायरली एक डिफरेंट लीग में चले जाएंगे। फिर इस तरह प्रोफेशनल सेटअप चाहिए जी विमेन के लिए भी, PCB को चाहिए कि इस पर भी तवज्जो दें। आज के शो से